एपिसोड 6 की स्टार्टिंग आयरी के घर में लगी आग को दिखाने से होती है और सातोरू भी वहां आ चुका था। उसे पास में खड़े कुछ लोगों से मालूम पड़ता है कि आयरी अभी भी घर के अंदर ही है। इतना सुनते ही सातोरू बिना कुछ सोचे समझे घर के अंदर भाग जाता है और घर के अंदर उसे आयरी बेहोश हालत में मिलती है। सातोरू उसे उठाकर बाहर ले जाने लगता है। आयरी को होश आता है और वो सातोरू के जेब में अपना फ़ोन रख देती है और सातोरू भी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। सीढ़ियों के पास पहुंचने पर सातोरू की हालत भी ख़राब होने लगती है और उसे लगने लगता है कि वो आयरी को लेकर सीढ़ियों से नहीं उतर पाएगा। तभी वहाँ मैनेजर भी आ जाता है और वो आयरी को नीचे उतारने में सातोरू की मदद करता है। नीचे पहुंचने के बाद मैनेजर सातोरू को पीछे के दरवाजे से निकल जाने के लिए कहता है क्योंकि बाहर पुलिस भी आ चुकी थी। अगर पुलिस सातोरू को आयरी के साथ देखती तो आयरी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी, इसीलिए सातोरू भी वहां से चला जाता है। उसके बाद हम सातोरू को देखते हैं जो एक जगह बैठकर आयरी के बारे में सोचने लगता है कि आखिर आयरी के घर में आग लगी कैसे होगी। सातोरू को आयरी की चिंता हो रही थी और उसे याद आता है कि आयरी ने उसके जेब में अपना सेल फोन रख दिया था। फिर सातोरू उस फोन को निकाल कर देखता है कि किसी ने तो उसके नाम से आयरी को घर में ही रहने के लिए कहा था। ये मैसेज पढ़कर सातोरू को सब समझ आ जाता है कि ये मैसेज किलर ने ही आयरी को भेजा था और उसने ही आयरी के घर में आग भी लगाई थी। किलर का प्लान था कि वो आयरी के घर में आग लगाकर सातोरू के नाम से उसे एक मैसेज भेजेगा कि तुम घर में ही रहना। आग लगने की वजह से आयरी की मौत हो जाएगी और उस मैसेज की वजह से पुलिस को लगेगा कि ये सब कुछ सातोरू ने किया है। ये पता चलने पर सातोरू समझ जाता है कि किलर उसकी सोच से एक कदम आगे चल रहा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए सातोरू को उस किलर को पकड़ना ही होगा, चाहे इसमें वो खुद ही क्यों ना पकड़ा जाए। इसके बाद ये सीन यहीं कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सातोरू एक आदमी को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाता है और उस आदमी का नाम सवाड़ा था। ये वही आदमी था जो सातोरू की माँ के साथ इसेकारी टीवी के न्यूज़ डिपार्टमेंट में काम किया करता था। सातोरू भी उसे पहचान लेता है और पूछता है कि क्या आपको मुझ पर शक नहीं है कि मैंने अपनी मॉम का मर्डर किया है। इस पर सवाड़ा कहता है कि नहीं, मुझे साचिको पर पूरा भरोसा है कि वो कभी ऐसे बच्चे को बड़ा नहीं करेगी जो बाद में उसे ही मार दे। उसके बाद सातोरू उसी कागज़ के टुकड़े को देखते हुए कहता है कि मुझे आपका नंबर यहाँ से मिला। सवाड़ा को भी सातोरू के केस के बारे में सब कुछ पता था। उसके बाद सातोरू परेशान होते हुए कहता है कि मेरी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ये केस और उलझता जा रहा है। इस पर सवाड़ा कहता है इसमें तुम्हारी गलती है, ये सोचना बेकार है। ये सुनकर सातोरू बड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि यही बात साचिको ने भी कही थी। सवाड़ा भी आगे कहता है कि ये बात हमेशा साचिको कहा करती थी, मुझे साचिको की बातें बहुत पसंद थी। उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि उस दिन साचिको जिस आदमी से बात कर रही थी, जिसकी बातें हम नहीं सुन पाए थे, वो वही आदमी था, मतलब कि सवाड़ा। साचिको ने उसे फोन करके जून शिरातोरी के बारे में ही बताया था कि जून किलर नहीं था, असली किलर कोई और था और साचिको को उस किलर के बारे में मालूम भी पड़ गया था। लेकिन वो फोन पर सवाड़ा को उस किलर के बारे में नहीं बताती, वो सवाड़ा को एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन उसके आगे क्या हुआ वो तो हमें पता ही है। फिर सवाड़ा कहता है कि हमें मिलकर इस केस को सॉल्व करना ही होगा। हम इसकी शुरुआत कायो हिनाजुकी के मर्डर वाले केस से करते हैं। और उसके बाद सवाड़ा 2 मार्च वाले दिन की डिटेल्स देते हुए कहने लगता है कि 2 मार्च को कायो की माँ और उसके आशिक ने मिलकर कायो को पीटा और रात में 9 बजे के आसपास उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। कायो ठंड में जमकर मर गई और पुलिस को उन दोनों पर शक था कि उन दोनों ने डर के मारे कायो की बॉडी कहीं छुपा दी थी। लेकिन सच तो ये था कि रात में 10 से 11 के बीच कायो की बॉडी स्टोर रूम से गायब हो गई थी और कायो की माँ को ये बात 12 बजे पता चली थी। फिर कायो की माँ ने साचिको को फ़ोन लगाया था और बातों ही बातों में कायो के बारे में पूछा था। बाद में पुलिस ने सारा इल्ज़ाम जून शिरातोरी पर डाल दिया था क्योंकि स्टोर रूम के पास किसी के जूतों के निशान मिले थे और वो निशान जून के जूतों से मैच हो गए थे। पुलिस ने अपनी जानकारी के हिसाब से ये कहानी बनाई थी कि जून ने पहले कायो को मारकर बेहोश कर दिया और उसे अपनी दुकान में लेकर चला गया। उसने कायो के ऊपर पानी छिड़क कर उसके मरने का इंतज़ार किया और कायो के मरने के बाद सुबह होने से पहले वापस जाकर उसने कायो की बॉडी को स्टोर रूम में रख दिया। ये सब सुनकर सातोरू कहता है कि यूकी कभी ऐसा नहीं कर सकता। सवाड़ा भी सातोरू की बात से सहमत होते हुए कहता है कि कायो के मर्डर से पहले भी दूसरे शहर में ठीक ऐसी ही घटना हुई थी।
यूकी की तरह वो आरोपी भी बस यही कह रहा था कि वो बेकसूर है और उसे फंसाया गया है, लेकिन 18 साल पहले किसी ने भी उन दोनों की बातों पर यकीन नहीं किया। और अब प्रेजेंट में भी सातोरू के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना हुई है जिसमें वो बेगुनाह होते हुए भी खुद की बेगुनाही साबित नहीं कर पा रहा है। और अगर हम उस आदमी, यूकी और सातोरू इन तीनों की घटना को जोड़े तो हमें साचिको की बात सच होते हुए दिखाई पड़ती है कि वो किलर कुछ इस तरह से मर्डर करता है कि उसके जुर्म में कोई और फंस जाता है और किलर आज़ाद घूमता रहता है। इस वजह से सातोरू को उस किलर पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। उसके बाद हम आयरी को देखते हैं जिसे एक अस्पताल में होश आता है और वो सातोरू की मदद करने के लिए वहाँ से जाने लगती है। बाहर निकलकर उसे दो गार्ड्स की बातों से मालूम पड़ता है कि अब आयरी को भी साचिको के मर्डर के जुर्म में दोषी समझा जा रहा था। आयरी को तो सातोरू पर पूरा भरोसा था, लेकिन कोई और उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। आयरी इसके बारे में सोच ही रही थी कि वो किसके ऊपर भरोसा कर सकती है कि पीछे से कोई उसके ऊपर अपना हाथ रखता है, और जैसे ही आयरी पलटती है ये सीन कट हो जाता है। फिर हम सातोरू और सवाड़ा को देखते हैं जो बातें कर रहे थे कि आखिर किलर ने आयरी को मारने की कोशिश क्यों की। थोड़ी देर बाद ये दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि किलर का असली मकसद तो सातोरू को उसके माँ के खून के जुर्म में फंसाना था। इसके लिए किलर को सातोरू के घर आने जाने की टाइमिंग पता करनी थी, और टाइमिंग पता करने के लिए किलर सातोरू जहाँ काम करता है उस स्टोर पर जाता होगा और टाइमिंग पता कर लिया होगा, और यहीं पर आयरी ने उस किलर का चेहरा देख लिया होगा, इसीलिए उस किलर ने आयरी को भी मारने की कोशिश की। उसके बाद सवाड़ा किसी काम से बाहर जाने लगता है और सातोरू को बताता है कि उसने 18 साल पहले वाले केस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, अगर वो चाहे तो उस रिपोर्ट को देख सकता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और सातोरू रिपोर्ट देखने लगता है, और सातोरू को वहाँ कुछ 5 लोगों के नाम मिलते हैं, और इन 5 लोगों पर पुलिस को शक था कि इन्हीं में से किसी एक ने 18 साल पहले सारे मर्डर किए थे। शक तो 5 लोगों पर था, लेकिन सारे सबूत जून के खिलाफ थे, इसीलिए पुलिस ने जून को ही दोषी ठहरा दिया। उसे एक और बात ये मालूम पड़ती है कि किलर ने हिरोमी को भी एक लड़की समझकर मार दिया था, लेकिन असल में तो वो एक लड़का था। हिरोमी सुगिता एक लड़का है, ये बात मुझे भी अभी इसी एपिसोड में मालूम पड़ी थी। पिछले एपिसोड तक मैं भी उसे एक लड़की ही समझ रहा था, लेकिन सातोरू को ये लग रहा था कि वो किलर हिरोमी के बारे में अच्छे से जानता था कि वो एक लड़का है, इसीलिए उसने हिरोमी को मारा ताकि ये केस और भी जटिल हो जाए और पुलिस उसे कभी ना पकड़ सके। उसके बाद हम सवाड़ा को देखते हैं जो अस्पताल आया था आयरी से कुछ पूछने के लिए, लेकिन उसे वहाँ आयरी नहीं मिलती। वहाँ पर आयरी की जगह उसकी माँ थी। असल में हुआ ये था कि पिछली बार जिस आदमी ने आयरी के ऊपर अपना हाथ रखा था वो उसकी माँ ही थी। आयरी अपनी माँ को सारी बातें बता देती है और समझती है कि सातोरू निर्दोष है और आयरी को उस पर पूरा भरोसा है। आयरी की माँ भी उसकी बातों पर यकीन करती है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने आयरी के पापा पर भरोसा नहीं किया था, जिसकी वजह से वो अभी तक पछता रही थी। इसीलिए वो आयरी पर भरोसा करती है और आयरी की जगह वही वहाँ पर लेट जाती है और आयरी अस्पताल से भाग जाती है। उसके बाद हम सातोरू को देखते हैं जिसे किसी का फोन आता है। सातोरू घबराते हुए फोन उठाता है और दूसरी तरफ आयरी थी। आयरी सातोरू को उस पुल के नीचे मिलने के लिए बुलाती है। पहले तो सातोरू को लगता है कि ये पुलिस की कोई चाल है, लेकिन वो आयरी पर भरोसा करके वहां चला जाता है। उसे वहां आयरी मिलती है और सबसे पहले वो आयरी से माफी मांगता है कि उसने आयरी पर शक किया, लेकिन आयरी को इस बात की खुशी थी कि सातोरू ने उस पर भरोसा किया और वो वहां आया। फिर सातोरू ने अभी तक जो भी जानकारी खोजी थी उसके बारे में वो आयरी को बता देता है। फिर आयरी भी उसे बताती है कि उसने एक आदमी को तो देखा था जो पिज्जा स्टोर में आकर मैनेजर से बात कर रहा था। आयरी को उस आदमी पर थोड़ा सा शक भी था। आयरी उस आदमी का नाम भी बताती है, लेकिन वो नाम उस लिस्ट में नहीं था जो सातोरू ने देखा था। इस वजह से सातोरू बहुत परेशान होने लगता है कि ये केस तो और भी उलझता ही जा रहा है। फिर सातोरू आयरी को इस केस से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि सातोरू को लग रहा था कि इसकी वजह से आयरी मुसीबत में पड़ रही है, इसीलिए वो आयरी को इस केस से दूर ही रखना चाहता था। लेकिन उसकी बात को सुनकर आयरी कहती है, क्या तुम पागल हो? उसे इस केस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और सातोरू कुछ ज़्यादा ही सोचे जा रहा है, मतलब उसे खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। आयरी और कहती है कि ये सारी चीज़ें एक कहानी की तरह है जिसकी हैप्पी एंडिंग अभी बाकी है।
आयरी की बातों से सातोरू को अच्छा लगता है और उसे थोड़ा सा हौसला भी मिलता है। लेकिन अगले ही पल वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस ने आयरी का पीछा किया था और यहाँ तक आ गई थी। फिर पुलिस सातोरू को पकड़ लेती है और अपने साथ लेकर जाने लगती है। पीछे से आयरी चिल्लाकर सातोरू से कह रही थी कि उसने पुलिस को नहीं बुलाया, पुलिस ने उसका पीछा किया होगा। आयरी बस सातोरू से माफ़ी मांगे ही जा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि पुलिस वहाँ तक उसी की वजह से आई थी। लेकिन सातोरू उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने तो बस मुझ पर भरोसा किया था और तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। मुझ पर भरोसा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया आयरी। इतना कहकर सातोरू वहाँ से जाने लगता है और फिर उसे उसी आदमी की झलक दिखती है जो उसे अपने माँ के मर्डर के टाइम भी दिखा था और सातोरू समझ जाता है कि यही किलर है। उसके बाद आसपास का वातावरण शांत हो जाता है और समय थम जाता है और हमें वही नीली तितली दिखाई पड़ती है। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो कर ही देना ताकि हमें पता चल सके कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। और नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना।